जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज का क्लास भी क्या है कि आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकाल के इसलिए बैठना है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और 2026 में जो है आपका वैकेंसी जो है जम के आने वाला है। तो जम के पढ़ना है ताकि एक नौकरी जो है 2026 समाप्त होने तक लेके रहना है। अब इसकी शुरुआत हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि कक्षपाल का जो है वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है। और कक्षपाल और झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों का ही सिलेबस क्या है, लगभग सेम है। तो यानी कि एक ही पढ़ाई में दोनों का तैयारी हो जाएगा। इसीलिए जो भी छात्र और छात्राएं योग हैं जाके ज़रूर से ज़रूर भरिएगा, ठीक है। जाके एक बार भर लीजिएगा। भरने का डेट क्या है, तो भरने का डेट आपका है 9 जनवरी से शुरू है। कब? तो 9 जनवरी से इसका भर सकते हैं 8 फरवरी तक, यानी कि लगभग जो है आपका 1 महीने का समय दिया है, ज़रूर भरिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पहला रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा गढ़वा, चौथा हजारीबाग। इसका सही सरो जगह आपका ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग में है। और हजारीबाग में भी आपका इसकी स्थापना कब हुई है, तो हजारीबाग में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे हजारीबाग, तो हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, हजारीबाग को हम लोग हजार बागों का शहर कहते हैं। इतना याद रखना है। हजारीबाग जिला कब बना है, तो हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। साथ ही हजारीबाग के बारे में और क्या याद रख सकते हैं, तो हजारीबाग में जो आपका पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में ही आपका क्या है, तो सूर्य जल कुंड है। और सूर्य जल कुंड के बारे में आपको बता दें कि सूर्य जल कुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड है। और यहाँ सूर्य जल कुंड का तापमान कितना है, तो सूर्य जल कुंड का तापमान जो है 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है बिरहोर, बिरहोर क्या है, तो बिरहोर जो है झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से एक है। और ये बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल आपका हजारीबाग जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है इस्को की गुफाएं हैं। क्या है, इस्को की गुफाएं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही हजारीबाग में और क्या है, तो हजारीबाग में जो आपका बरसों पानी गुफाएं हैं। क्या है, बरसों पानी की गुफाएं हैं। और ये भी आपका महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको हजारीबाग के बारे में जानना होगा। चलिए बाकी विकल्प को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। रांची की बात करेंगे तो ये झारखंड की राजधानी है और ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। रामगढ़ की बात करेंगे कि तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है और यह जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। गढ़वा की बात करेंगे तो ये झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और यह जिला बना है 1991 ईस्वी को। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है भागीरथ मांझी, चौथा है बुद्धू भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी हैं। और ये जो खरवार आंदोलन हुआ था कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे खरवार जनजाति की, तो खरवार जनजाति को जो है लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। और खरवार जनजाति जो है सत्य के लिए या अपने वचन के लिए जो है अपने प्राण को बलिदान देने तक के लिए भी तत्पर रहती है या रेडी रहती है, इतना आपको याद रखना है। और इनका जो है सबसे अधिक निवास स्थल जो है आपका पलामू जिले में देखा जाता है। किसका, खरवार जनजाति का। और पलामू जिला कब बना है, 1892 ईस्वी में बना है। साथ ही आपको बता दें कि खरवार जनजाति को जो है पलामू जिला में 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है खरवार जनजाति या खरवार आंदोलन के बारे में, ठीक है।
चलिए, बाकी विकल्प जो है इसके बारे में भी आपको बताएँगे, क्योंकि शिबू सोरेन से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके 100% एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, क्योंकि शिबू सोरेन जो है झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं और इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। तो शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु बोलते हैं, दिसोम गुरु। साथ ही लोग इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें गुरुजी के नाम से भी पुकारते हैं। और आपको बता दें कि शिबू सोरेन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शिबू सोरेन का जन्म हुआ है आपका 11 जनवरी। ठीक है, 11 जनवरी 1944 ईस्वी को जो है शिबू सोरेन का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो आपका रामगढ़ जिला में हुआ है। रामगढ़ जिला में भी किस गाँव में हुआ है? तो नेमरा गाँव में हुआ है, इतना आपको याद रखना है। और इनका जो है बचपन का नाम क्या है? तो शिबू सोरेन का जो है बचपन का नाम है शिवचरण मांझी। क्या नाम है? तो शिवचरण मांझी जो है इनका बचपन का नाम है। और आपको बता दें कि शिबू सोरेन का मृत्यु कब हुआ है? तो इनका मृत्यु हुआ है 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त 2025 को इनका मृत्यु हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। इनका तबीयत खराब था तो दिल्ली में एडमिट किया गया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन के द्वारा ही जो है 1970 में, कब? 1970 में जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। साथ ही 4 फरवरी 1973 को जो है आपका जेएमएम की स्थापना की गई थी शिबू सोरेन के द्वारा। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। और वर्तमान में झारखंड में जो है आपका जेएमएम की ही सरकार है। और सरकार कौन है, अर्थात सीएम कौन है? तो आपके हेमंत सोरेन जो है झारखंड के वर्तमान सीएम हैं और ये जो हैं आपके शिबू सोरेन के ही सुपुत्र हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से क्या बोलता है? मारंग गोमके। क्या बोलते हैं? तो मारंग गोमके के नाम से जानते हैं। मारंग गोमके का मतलब हो जाता है महान नेता। क्या होता है? तो महान नेता। इतना आपको याद रखना है। साथ ही जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ, ये सब जानना है। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो हुआ है आपका 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, ठीक है, खूंटी जिला के जो है टकरा टोली गांव में इनका जन्म हुआ है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु है 20 मार्च 1970 को जो है जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु होता है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो मृत्यु का कारण जो है आपका ब्रेन हेमरेज बताया गया है। क्या है? ब्रेन हेमरेज बताया गया था, ये आपको याद रखना है। और कब हुआ है मृत्यु? अच्छा, 20 मार्च 1970 को हम बता चुके हैं। अब जयपाल सिंह मुंडा को और हम लोग क्या जानते हैं? तो आपको बता दें कि 1928 में जो है आपका हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान पर हो रहा था। उसमें ये क्या थे? तो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और इन्होंने जो है भारत को उस समय क्या दिलाया था? तो गोल्ड मेडल दिलाया था। और यह जो है ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, चौथा विकल्प की थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। तो ये जो बुधू भगत हैं, बुधू भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 को कोल विद्रोह हुआ था और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुधू भगत थे। लेकिन बुधू भगत से संबंधित ये पूछा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको बता दें कि ये जो है रांची जिला के रहने वाले थे। रांची जिला के चान्हो प्रखंड के रहने वाले थे। लेकिन इनका गांव सबसे अधिक पूछा जाता है, तो इनका गांव है सीला गाँव। क्या है? सीला गाँव के रहने वाले थे। और आपको बता दें कि इनका जन्म 1792 ईस्वी में हुआ है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चुआड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहला है रघुनाथ मुर्मू, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है रघुनाथ महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रघुनाथ महतो के द्वारा चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और ये चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो आपका चुआड़ विद्रोह हुआ था 1769 ईस्वी को। और इसी विद्रोह के समय जो है रघुनाथ महतो के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये नारा पूछा जाता है किनके द्वारा दिया गया था? तो रघुनाथ महतो के द्वारा दिया गया था। कब? तो 1769 में आपका चुआड़ विद्रोह के दौरान। इतना आपको याद रखना है। चलिए, बाकी विकल्प की बात करते हैं। तो रघुनाथ मुर्मू, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। क्या? तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। कब? तो 1941 की ये बात है। ठीक है।
चलिए द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो भारत की वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, तो आपकी द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ये भी आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इनके बारे में तो बहुत कुछ है बताने, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को लोग क्या बोलता है, धरती आबा, धरती आबा के नाम से लोग इन्हें पुकारते हैं, और धरती आबा का मतलब होता है जगत के पिता। और इनका जन्म कब हुआ है, तो आपको बता दें इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी मुंडा। इनके जो सेनापति हैं उनका नाम गया मुंडा, और आपको बता दें कि इनके धार्मिक गुरु हैं उनका नाम आनंद पांडे है। क्या नाम है, तो उनका नाम आनंद पांडे है, इतना आपको याद रखना है। और अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है बिरसा मुंडा पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। साथ ही आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ है आपका 9 जून, ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई है। कहाँ, तो रांची के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु के कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया था, लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको बता दें कि इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो इनका समाधि स्थल रांची में ही है। अगर आप लोग रांची आए हैं या रहते हैं तो आपको पता है कि एक लालपुर चौक है, तो लालपुर चौक से जो है आप लोग कोकर चौक की ओर जाइएगा तो बीच में जो आपका है क्या है, डिस्टिलरी पुल है। क्या है, डिस्टिलरी पुल है, उसी के किनारे आपका क्या है, तो बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। इतना आपको याद रखना है। चलिए टिस्को कंपनी की बात करेंगे तो टिस्को कंपनी को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, पहला है झरिया, दूसरा है गढ़वा, तीसरा रामगढ़, चौथा उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झरिया से। और झरिया कहाँ है, तो झरिया आपका धनबाद में है। और धनबाद जिला कब बना है, तो 1956 में बना है। और धनबाद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो झारखंड की कोयला नगरी या भारत का कोयला की राजधानी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब हमने कहा कि टिस्को कंपनी को ये कोयला मिलता है, तो टिस्को कंपनी कहाँ है, तो ये आपका जमशेदपुर शहर में है। कहाँ है, जमशेदपुर शहर में आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे है। और इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में जमशेदजी नसरुआनजी टाटा के द्वारा किया गया था। इतना आपको याद रखना है। और उन्हीं के नाम पर जो है उस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। तो टिस्को कंपनी को कोयला आपके झरिया से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, पहला है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। तो आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो पंचवर्षीय जो योजना है उसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। कब, तो 1951 ईस्वी में जो है पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। अब आप लोग बताइए कि सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दें कि सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना हुआ था आपका 2 मार्च को। 2 मार्च 1951 को जो है सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना हुई थी। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है आपका सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना हुआ था। अब ये जो सिंदरी उर्वरक कारखाना है, सिंदरी में तो है आप सभी जान रहे हैं, लेकिन सिंदरी कहाँ पर है, तो ये सिंदरी जो है आपका धनबाद जिला में है। कहाँ पर है, तो धनबाद जिला में है, इतना आपको याद रखना है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद में ही आपका क्या है, एक वासेपुर नाम का शहर है। क्या है, वासेपुर नाम का शहर है। और इस वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड की धरती पर आधारित है, इसलिए इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें कि गैंग ऑफ वासेपुर आपका झारखंड के धरती पर आधारित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है, पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है गोमिया, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोमिया में। विस्फोटक कारखाना यानी कि बारूद का कारखाना कहाँ है, आपका गोमिया में है। और गोमिया कहाँ है, तो गोमिया आपका बोकारो जिला में है। कहाँ है, तो गोमिया जो है आपका बोकारो जिला में है। अब बोकारो जिला कब बना है, तो बोकारो जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और बोकारो को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोकारो को हम लोग स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब स्टील सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि बोकारो में ही आपका बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है, तो 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। इतना आपको याद रखना है।
और किस स्थान पर किया गया है, तो आपको बता दें कि माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान आपका कहाँ है, तो बोकारो जिला में है। और यह जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो गोमिया में आपका क्या है, विस्फोटक कारखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है, तो वो भी आपको बता दें, तो अनुच्छेद जो है 165 के तहत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो आपको बता दें मंगलमय बनर्जी क्या है, ये झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता हैं। लेकिन प्रथम से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो आपको बता दें कि वर्तमान में हो जाएगा आपका राजीव रंजन जो है झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है राज्यपाल का भी जिक्र है, तो आपको बता दें कि झारखंड के जो है वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार। कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार जो हैं आपके क्या हैं, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन हैं, तो आप बोलिएगा कि सर प्रभात कुमार जो हैं झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तेतुलिया गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा लातेहार, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। कहाँ चला गया, आओ भाई ढूंढ के लाएंगे, हम जाने नहीं देंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में आपका क्या है, तेतुलिया गर्म जलकुंड है, इतना आपको याद रखना है। धनबाद के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है 1956 में जिला बना है। और धनबाद को झारखंड की कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। तो यही है आपका धनबाद, जहाँ पर आपका तेतुलिया गर्म जलकुंड बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो व्यक्तिगत रूप से जो है आपके राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन आपको पूछ दे कि व्यक्तिगत नहीं बल्कि अगर सामूहिक रूप से अगर आपको पूछ दे, तो सामूहिक रूप से जो है यह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सामूहिक रूप से यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से ये विधानसभा के प्रति आपका जवाबदेही होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि तत्तापानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है रांची, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लातेहार हो जाएगा। तो ये जो तत्तापानी गर्म जलकुंड है ये आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला में आपका कहाँ, तो बरवाडीह में है। कहाँ है, आपका बरवाडीह में है, इतना आपको याद रखना है। यानी कि बरवाडीह कहाँ है, लातेहार में है। और वहीं जो है आपका क्या है, तत्तापानी गर्म जलकुंड है। अगर हम लोग बात करेंगे लातेहार की, तो लातेहार जिला कब बना है, तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बनता है, इतना आपको याद रखना है। और इस लातेहार जिला में बहुत कुछ है जो हम लोगों को जानना है, तो बता देते हैं शॉर्ट में। तो लातेहार में ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। और लोध जलप्रपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बूढ़ा घाघ के नाम से जानते हैं। अब बूढ़ा घाघ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है, इसीलिए इसको हम लोग बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। साथ ही लातेहार में और क्या है, तो लातेहार में जो है आपका ये नेत्रहाट है। नेत्रहाट को हम लोग क्या कहते हैं, तो पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी बोलते हैं। ये कहाँ है,
आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें सूगा बांध भी कहाँ है, आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा मिर्चैया जलप्रपात कहाँ है, लातेहार जिला में है। इसके अलावा घाघरी जलप्रपात कहाँ है, कि आपका लातेहार जिला के घाघरी नदी पर स्थित है लातेहार। ये घाघरी जलप्रपात घाघरी नदी में है और ये भी लातेहार जिला में है। इतना कुछ है आपका क्या, लातेहार जिला में। चलिए एक बार जिला का स्थापना बताते हैं। तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। गढ़वा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। रांची को आप सभी जानते हैं कि 1899 में ये जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हजारीबाग और कोडरमा के अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है पीली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है अभ्रक प्रधान मिट्टी या अभ्रक मूलक मिट्टी और चौथा है काली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है आपका क्या है, झारखंड के 3 जिला जो हैं जहाँ पर मुख्य रूप से अभ्रक पाए जाते हैं, जिसमें एक हजारीबाग, एक कोडरमा है और एक आपका गिरिडीह जिला है। ये झारखंड के 3 जिले हैं जहाँ पर मुख्य रूप से आपके क्या है, अभ्रक पाए जाते हैं। उसमें भी आपको बता दें कि कोडरमा जिला में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। इसीलिए जो है कोडरमा जिला को क्या कहा जाता है, तो भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। और कोडरमा में जो है आपका उच्च क्वालिटी का, कैसा, तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जो कि विदेशों में भी काफ़ी डिमांड है। और इस उच्च कोटि के अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो रूबी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो कोडरमा को हम लोग भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं और ये कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी में। इतना बात तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जिक्र हुआ है मिट्टी का, तो मिट्टी के बारे में भी तो बात करें। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सर्वप्रमुख मिट्टी आपकी कौन सी है, तो लाल मिट्टी को जो है सर्वप्रमुख मिट्टी माना गया है। अब लाल मिट्टी को सर्वप्रमुख क्यों माना गया है, क्योंकि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका जो है लगभग 90% भूभाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। इसीलिए लाल मिट्टी को जो है मुख्य मिट्टी माना जाता है। लेकिन लाल मिट्टी बेहतरीन नहीं है, यहाँ पर कुछ कुछ मोटा अनाज केवल होते हैं, लेकिन अधिकतर उपजाऊ नहीं होते हैं, बंजर टाइप का ज़मीन है। लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा झारखंड में वही फैला हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो काली मिट्टी है, ये जो है आपका राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ, राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। और राजमहल के क्षेत्र में आपका जो है काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए बेहतरीन होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये सवाल पूछा था कि हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में जो है अभ्रक मूलक का मिट्टी मिलेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में अभ्रक पाया जाता है, तो अभ्रक मूलक मिट्टी ही मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। पहला है 2 लाख रुपये, दूसरा है 2,25,000, तीसरा है 1,50,000, चौथा है 50,000 रुपया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2,25,000। यहाँ पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रति माह कितना मिलता है, तो 2,25,000। लेकिन यहाँ पर पूछता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अगर मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो यहाँ पर मामला कुछ और हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को मिलता है कितना, तो 2,50,000 रुपया, यानी कि 2.5 लाख रुपया वेतन मिलता है। लेकिन बाकी न्यायाधीश को कितना, तो 2,25,000 का वेतन मिलता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है मेदिनीनगर, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दक्षिणी छोटा नागपुर का ऑप्शन नंबर बी, रांची हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। कितने, तो झारखंड में वर्तमान में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। लेकिन जिस समय झारखंड बना था उस समय कितने प्रमंडल पाए जाते थे, 4 प्रमंडल पाए जाते थे। यानी कि एक जो प्रमंडल है जिसका बाद में निर्माण हुआ, और वो कौन सा प्रमंडल है, तो कोल्हान प्रमंडल का जो है बाद में निर्माण होता है। किससे अलग करके, तो आपका जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। कब होता है, तो 2003 में जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में जो है झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं, और इन पाँचों प्रमंडल का मुख्यालय आपको बता देते हैं। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची हो जाएगा, और आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का, किसका, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो है मुख्यालय क्या हो जाएगा, आपका हजारीबाग हो जाएगा।
और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। और आपको बता दें कि संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो आपका दुमका हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चाईबासा हो जाएगा। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दुआरी ग्राम जलकुंड किस जिले में स्थित है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है चतरा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा में। चतरा में आपका क्या है, दुआरी ग्राम जलकुंड है, ये आपको याद रखना है। अगर चतरा की बात करेंगे तो चतरा जिला कब बना है, तो ये 1991 में जिला बना है। और चतरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है, लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और चतरा में ही आपका क्या है, चतरा में ही आपका इटखोरी है, और इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि चतरा की इटखोरी से ही आपका कौन थे, तो जैनियों के 10वें तीर्थंकर, 10वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था शीतलनाथ, ठीक है। शीतलनाथ झारखंड के जो है क्या हैं, झारखंड के जैन तीर्थंकर हैं और 10वें क्रम के हैं और उनका नाम शीतलनाथ है। तो चतरा के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला के बारे में बता चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। पहला है 2004, दूसरा है 2003, तीसरा है 2002, चौथा है 2001। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2001 में जो है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य था। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है। पहला है लातेहार, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है कोडरमा, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा जिला। आपको बता दें ये जो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में है। अगर बात करेंगे झारखंड की तो झारखंड के कोडरमा जिला में है। अगर हम लोग बात करेंगे बिहार राज्य की, हमारा पड़ोसी बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में जो है आपका कौन सा जिला बात करेंगे, तो बिहार में आपका गया जिला है, वहाँ पर भी आपका क्या है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, यानी कि इसका ही क्षेत्र फैला हुआ है, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग इसमें क्या जान सकते हैं कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। और ये कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये आपको बता दें कि 259, कितना 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब आया है यहाँ पर कोडरमा की बात, तो उसके बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं। तो कोडरमा जो है जिला बना है कब, तो ये 1994 में जिला बना है। और कोडरमा को क्या कहा जाता है, अभ्रक की राजधानी, भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है उच्च क्वालिटी की यानी कि उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका डिमांड पूरे विश्व में है। अब यहाँ पर जो है अभ्रक पाया जाता है, जिसके कारण कोडरमा के जो है अधिकतर क्षेत्रों में जो है आपका अभ्रक मूलक मिट्टी भी पाया जाता है। ये कम से कम आपको याद रखना है। तो गौतम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, आपका कोडरमा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र सीमा क्या है। पहला है 58 वर्ष, दूसरा है 60 वर्ष, तीसरा है 62 वर्ष, चौथा है 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अगर सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की बात करेंगे तो 62, लेकिन यहीं पर आपको पूछ देगा उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो उच्चतम न्यायालय का क्या हो जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय की जो है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का अवस्था क्या है, 65 वर्ष में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष में रिटायर होता है, और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो आपका 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। इतना आपको याद रखना है। अब जो है इसके बारे में और क्या हम लोग जान सकते हैं, ये जान सकते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश कौन है। तो झारखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम तरलोक सिंह चौहान है। क्या है, तरलोक सिंह चौहान जो है इनका नाम है। ये क्या है, झारखंड के उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं, ये याद रखना है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम सूर्यकांत है। क्या है, सूर्यकांत जो है
वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इतना आपको याद रखना है। अब उच्च न्यायालय के जिक्र आया ही है तो और आपको थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ उसी दिन जो है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। और जिस समय स्थापना हुआ उस समय यह 21वें क्रम का था। कितना? 21वें क्रम का था। लेकिन वर्तमान में जो है भारत की स्टेटस क्या है? तो पूरे भारत में जो है आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो अमरावती। अमरावती क्या है? भारत के 25वां उच्च न्यायालय है। और आपको बता दें ये जो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है आपका कहाँ पर है? तो रांची जिला में ही है। रांची में ये डोरंडा में स्थित था, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है यह रांची में ही है, लेकिन धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना रांची में कब हुई थी? पहला 1909, दूसरा 1960, तीसरा 1907, चौथा 1958। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1909 में। 1909 में जो है कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना किया गया है। इतना आपको याद रखना है। कैथोलिक गिरजाघर की बात कर रहे हैं और यह रांची का पहला कैथोलिक चर्च है। क्या है? यह रांची का पहला कैथोलिक चर्च है जो कि मेन रोड में स्थित है। आप सभी जानते हैं रांची मेन रोड में स्थित है। अगर बात किया जाए ईसाइयों की तो ईसाइयों का आगमन झारखंड में सबसे पहले कब होता है? तो आपका आगमन की बात होता है तो ये हुआ था आपका 2 नवंबर, ठीक है। 2 नवंबर 1845 को जो है झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन होता है। और ये ईसाई कहाँ से आते हैं? तो जर्मनी से आते हैं। कहाँ से? जर्मनी से आते हैं। और ये कौन से ईसाई थे? तो जीएल ईसाई थे, यानी कि गोशनर ईसाई थे। इसको जीएल को हम लोग क्या बोलते हैं? गोशनर इवैंजेलिकल लूथरन बोलते हैं। तो ये जो है जर्मनी से आए थे। और कितने लोग आए थे? 4 लोग आए थे। और चारों जो है आपके धर्म प्रचारक के रूप में आए थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ईस्वी सन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1960 में क्या हुआ है? तो 1960 में जो है आपका रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। किसका? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका पटना विश्वविद्यालय से करके किया गया था। और साथ में 1960 में ही जो है आपका रिम्स की भी स्थापना हुई। किसकी? रिम्स की भी स्थापना हुई है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 1907 में क्या हुआ है? तो 1907 में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में हुआ है। टिस्को कंपनी यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात हो रही है। 1958 में क्या हुआ है? तो एचईसी की स्थापना हुई। किसकी? एचईसी की, यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, यानी कि कारखानों का कारखाना का स्थापना आपका रांची के हटिया में किया गया है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति नहीं है? पहला है असुर, दूसरा है बिरजिया, तीसरा है सौर्य पहाड़िया, चौथा है महली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? महली। महली जी कहाँ जा रहे हैं? आपको ढूंढ लाएंगे हम भी जिद्दी हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महली। आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में जो है 32 जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से में अलग से नहीं, उन्हीं में से 8 को क्या माना जाता है? आदिम जनजाति माना जाता है। तो झारखंड में जो है आपके 8 आदिम जनजाति है। उनमें असुर भी है, बिरजिया भी है, सौर्या पहाड़िया भी है, लेकिन महली आपका क्या है? आदिम जनजाति नहीं है। तो महली के बारे में आपको बताते हैं पहले, फिर आदिम जनजाति के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो महली जो है आपका आदिम जनजाति नहीं है, बल्कि यह एक झारखंड की जनजाति है। और यह जो है इनकी 5 उपजाति है। तो कितने? यह कह सकते हैं कि 5 वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। क्या क्या? तो एक होता है आपका बांसफोड़ महली। क्या होता है? तो एक होता है आपका बांसफोड़ महली, ठीक है। याद रखना है, सबको लिख ही देते हैं, जरूरी है। एक हो गया बांसफोड़ महली और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया आपका तांती महली। और तीसरा क्या हो गया? तो तीसरा हो गया आपका पातर महली। चौथा क्या हो गया? तो चौथा हो गया आपका मुंडा महली। और पांचवा क्या हो गया? तो पांचवा हो गया सुल्खी महली। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि महली जो है 5 उपजाति में या 5 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन? तो बांसफोड़ महली और तांती महली, पातर महली, मुंडा महली, सुल्खी महली। और आपको बता दें कि महली जनजाति को जो है हम लोग कारीगर जनजाति कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है बांस की चीज़ बनाने में या बांस के वस्तु बनाने में निपुण होते हैं या पारंगत होते हैं। ये बांस के विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाते हैं, जैसे टोकरी, सूप,
दौरा, ये सब जो है टोकिया, ये सब क्या महली जनजाति के द्वारा ही बनाया जाता है बाँस का। और ये इनबिल्ट इनमें गुण होता है, जन्मजात ये सीख जाते हैं बहुत जल्दी ईज़िली। अब थोड़ा-सा हम लोग आदिम जनजाति के बारे में हल्का-सा ज़िक्र करते हैं। असुर की बात करेंगे तो असुर जो है इन्हें झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। और आपको बता दें कि असुर जो है इनका पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना। क्या है? लोहा गलाना इनका पारंपरिक पेशा है। बिरजा की बात करेंगे तो बिरजा मतलब होता है जंगल का मछली। क्या होता है? तो जंगल का मछली, ये इसका अर्थ होता है। और इनका भी पारंपरिक पेशा क्या है? तो इनका भी पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। ये याद रखना है। चलिए शौर्या पहाड़िया की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो है क्या है माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अंडी और ओपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय में से में संबंधित है? पहला है हो, दूसरा है मुंडा, तीसरा उरांव, चौथा है संथाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जनजाति में जो है आपका अंडी और ओपोर्तिपी नाम से विवाह प्रचलित है। इतना आपको याद रखना है। अब विवाह में होता क्या है कि लड़के की तरफ से जो है लड़की के गार्जियन को जो है कुछ उपहार दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको वधू मूल्य के नाम से जानते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हो जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि हो जनजाति में जो है वधू मूल्य को गोनोंग कहते हैं। गोनोंग, ठीक है, इतना याद रखना है। अब हो जनजाति में जो है युवागिरी, यानी कि हो जनजाति में जो युवागिरी होता है या प्रशिक्षण गिरी होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गीती ओड़ा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और हो जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? चौथी बड़ी जनजाति है। और इनकी अलग एक भाषा है। और कौन सा? हो भाषा। हो भाषा के गाना आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, मयंग मयंग। ठीक है, चलिए तो बाकी जनजाति के बारे में बता देते हैं। पढ़ने आए हैं तो धैर्य से पढ़ना है, हड़बड़ाना क्या है। मुंडा जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता का नाम सिंह बोंगा है। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है आपका भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उरांव जनजाति की अगर बात करेंगे तो ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए जो है ये लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा की लिपि कौन सी है? तो तोलोंग सिकी लिपि है। कौन सा? तो तोलोंग सिकी लिपि है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और कुड़ुक भाषा भी जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब उरांव जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो धर्मेश। इनका सर्व प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। और धर्मेश भी जो है आपका भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। इतना आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति का जो युवागिरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग धूमकुड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूमकुड़िया बोलते हैं। और उरांव जनजाति का जो है सर्व प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सरहुल है। लेकिन सरहुल को ये लोग सरहुल नहीं बोलता है, बल्कि ये लोग खद्दी के नाम से जानता है। ये आपको याद रखना है। खद्दी बेचा आगे बढ़ के, ऐसा मेरे दोस्त लोग कहता है। अब संथाल जनजाति की बात करेंगे तो संथाल जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आपकी संथाल जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ओल चिकी लिपि का। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है सबसे प्रमुख देवता क्या होता है? तो सिंह बोंगा होता है। क्या होता है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है ये क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है। और संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब? तो 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से आपका एक क्या है? तो संथाली भाषा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है बिटलाहा, क्या है? बिटलाहा जो है एक बहुत बड़ा क्या है? सामाजिक सजा होता है। विशेषकर यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर जो है यह सजा दी जाती है। बिटलाहा सजा, जिसे जो है गांव से चूल्हा चौका बंद कर दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। और संथाल जनजाति में जो है युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो घोटुल कहा जाता है। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राजा पूरनमल के द्वारा निर्माण कराया गया मंदिर का क्या नाम है? पहला है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है बैद्यनाथ मंदिर, तीसरा है टांगीनाथ मंदिर, चौथा है वासुदेव राय मंदिर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैद्यनाथ मंदिर। ये बैद्यनाथ मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है। किसका? भगवान शिव का मंदिर है। और कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में। कहाँ है? देवघर जिला में। और देवघर जिला बना है 1983 में। ये क्लियर हो गया। अब आपको बता दें कि ये बैद्यनाथ मंदिर पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में क्या लगता है? तो पूरे 1 महीना के लिए जो है श्रावणी मेला लगता है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा विश्व लेवल में फेमस है। यहाँ पर जो है लाखों में श्रद्धालु आते हैं। और ख़ास बात है कि सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। यहाँ पर जो है आपका क्या है? मनोकामना लिंग है। क्या है? मनोकामना लिंग। इसीलिए लोग जो है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, पुराणों में, कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करना सबसे अच्छा माना जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसके पीछे एक दंत कथा है कि भगवान महादेव ने क्या किया था कि माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पे किए थे। इतना आपको याद रखना है। तो बैद्यनाथ मंदिर जिनका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया था। अगर बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की, तो इसका निर्माण एनी शाह के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? एनी शाह के द्वारा। कब? तो 1691 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। ये कहाँ है? आपका रांची में है। रांची के धुरुआ वाला क्षेत्र में इसका स्थान है। कहाँ? जगन्नाथ मंदिर। यहीं पर जो है प्रत्येक साल जो है क्या है? रथ मेला का आयोजन किया जाता है। टांगीनाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है? गुमला जिला में। गुमला जिला के मझगांव में है। कहाँ पर है? मझगांव में है, या यूँ कह सकते हैं कि मझगांव की पहाड़ी में है। और यह जो आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। किससे? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है क्या है? प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे वासुदेव राय मंदिर की। तो ये कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में है। अब गुमला जिला में भी कहाँ? तो गुमला जिला के कोराम्बे में है। कहाँ पर है? कोराम्बे में है। इसीलिए जो है वासुदेव राय मंदिर को जो है हल्दी घाटी की मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि कोराम्बे को ही हल्दी घाटी कहा जाता है। इसीलिए वासुदेव राय मंदिर, चूँकि ये कोराम्बे गाँव में है, इसीलिए इसको हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये गुमला का बात हो रहा है, तो गुमला जिला बना है 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है गुमला जिला, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा रांची, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिला में है। गुमला जिला में आपका अंजन धाम है। और इसको जो है बजरंग बली, ठीक है, बजरंग बली का जो है क्या माना जाता है? तो बजरंग बली का जन्म स्थली माना जाता है। ये आपको याद रखना है। आप सभी जानते हैं कि बजरंग बली की मम्मी का नाम क्या था? अंजनी। और उन्हीं के नाम पर जो है इस जगह का नाम अंजन धाम पड़ा है। ये एक पर्यटक स्थल है, बड़ा ही मनोरम यहाँ पर दृश्य बनता है, जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारा तालाब, नदी, पहाड़ सब कुछ है और गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए, तो हो गया आपका गुमला जिला। सिमडेगा की बात करेंगे तो ये जिला बना है 2007 में। कब बना है? 2001 में भाई, 7 नहीं, 2001 में जिला बना है। और किस जिला से अलग करके बनाया गया है? तो ये आपका गुमला जिला से अलग करके बनाया गया है। गुमला में ही आपका क्या है? गुमला में सिमडेगा में आपका क्या है? तो राम रेखा धाम है। और सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है? तो गांधी मेला भी लगता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कुंडा मेला झारखंड के किस स्थान में आयोजित किया जाता है? पहला प्रतापपुर, दूसरा है हंटरगंज, तीसरा है सिमरिया, चौथा है टाटी सिलवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतापपुर में। अब प्रतापपुर में लगता है ये आपका कुंडा मेला। और यह जो आपका क्या है? पशु मेला है। क्या है? यहाँ पर बहुत बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। विशेषकर कब? तो शिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, शिवरात्रि के समय ये पशु मेला लगता है आपका प्रतापपुर में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये प्रतापपुर कहाँ है? तो ये प्रतापपुर जो है आपका चतरा जिला में है। कहाँ पर है? तो आपका चतरा जिला में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और चतरा के बारे में आप सभी जानते हैं कि चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और चतरा जो है आपका क्या है? चतरा को हम लोग छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। और चतरा जो है झारखंड का लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है। और चतरा में ही आपका इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? पहला है 2004, दूसरा है 2005, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जनजातीय परामर्शीय परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है जनजातीय मामलों के मंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। जनजातीय परामर्शीय परिषद के अध्यक्ष जो भी मुख्यमंत्री रहेगा वही बनेगा। ये जरूरी नहीं कि वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री झारखंड के कौन है, हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन ही होंगे, जरूरी नहीं। जो भी मुख्यमंत्री होंगे वही क्या होंगे? जनजातीय परामर्शीय परिषद के अध्यक्ष होंगे। अब हेमंत सोरेन की बात आया है तो ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो जेएमएम से है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर धनुष है। क्या है? तीर धनुष है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर जेएमएम की स्थापना कब हुई है? तो 4 फरवरी 1973 को जो है जेएमएम की स्थापना किया गया था। इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 को आपको बता देते हैं कि जनजातीय मामलों के मंत्री वर्तमान में झारखंड के कौन है? तो आपके चमरा लिंडा हैं। कौन है? चमरा लिंडा जो है जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। और चमरा लिंडा किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये आते हैं आपके बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आपके चमरा लिंडा। और ये आपको बता दें जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि नगर निगम का औपचारिक प्रधान कौन होता है? पहला है म्यूनिसिपल कमिश्नर, दूसरा है मेयर, तीसरा है वार्ड कमिश्नर और चौथा है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वार्ड कमिश्नर जो होता है नगर निगम का औपचारिक प्रधान होता है। लेकिन मेन प्रधान कौन होता है मालूम है? मेन प्रधान होता है आपका मेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महापौर भी बोलते हैं। औपचारिक प्रधान तो वार्ड कमिश्नर होता है, लेकिन मेन प्रधान मेयर होता है, जिसको हम लोग महापौर भी कहते हैं। अब बात करेंगे कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई है? तो रांची नगर निगम की स्थापना हुई है आपकी 15 सितंबर। 15 सितंबर आपका 1979 ईस्वी की जो है रांची नगर निगम की स्थापना होती है। और वर्तमान में जो है पूरे झारखंड में कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में पूरे झारखंड में आपके 9 नगर निगम हैं। ये आपको नगर निगम है, ठीक है। कितने? 9 नगर निगम है। इन 9 नगर निगमों का नाम आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक हो जाएगा आपका रांची नगर निगम। क्या हो जाएगा आपका? रांची नगर निगम। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका जमशेदपुर नगर निगम। क्या हो जाएगा? तो जमशेदपुर नगर निगम। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका धनबाद नगर निगम। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका बोकारो नगर निगम। और पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका, लिख ही देंगे, हड़बड़ाना नहीं है, हजारीबाग नगर निगम। छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका गिरिडीह नगर निगम। सातवां क्या हो जाएगा? सातवां हो जाएगा आपका देवघर नगर निगम। आठवां क्या हो जाएगा? और 2 ही तो बाकी है। आठवां हो जाएगा आपका चास नगर निगम। और 9वां क्या हो जाएगा? तो आदित्यपुर नगर निगम। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान समय में 9 नगर निगम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? पहला है 1784, दूसरा है 1900, तीसरा है 1970 और चौथा है 1948। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर लिखना था 1785। ठीक है, 1785 कर लीजिएगा। 1785 लिखने नहीं जान रहे हैं। अब जो है अब आप लोगों को जो है तिलका मांझी के बारे में बताते हैं। तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी का जो है मूल नाम क्या था? आपका जबरा पहाड़िया था। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया था।
अब तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो आंदोलन चरम उत्कर्ष पर था। कब था? तो 1783 से लेके 85 तक क्या था? अपने चरम उत्कर्ष पर था। लेकिन इन्होंने जो है क्या किया था कि 1784 में जो है एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड जो है एक झंडू बाम थे, उनकी हत्या किसने कर दी थी? तिलका मांझी ने कर दी थी। कैसे कर दी थी? तो तीर मार के कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है तिलका मांझी को 1785 में फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर? तो भागलपुर में। भागलपुर में जो है बरगद पेड़ पर लटका कर इन्हें फांसी दे दिया जाता है। आज है उस भागलपुर नामक उस स्थान को जो है क्या कहा जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा आपका तिलका मांझी को फांसी 1785 में दिया गया था। 1900 में क्या हुआ था? तो 9 जून 1900 में तो आपका क्या है? बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। 1948 में किनकी मृत्यु हुई थी? तो 1948 में जो है आपका महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। किसकी? तो महात्मा गांधी की 1948 में मृत्यु हुई थी। 1970 में किसकी मृत्यु हुई थी? तो जयपाल सिंह मुंडा की। किसकी? तो जयपाल सिंह मुंडा की 1970 में मृत्यु हुई थी। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्या कहता है? एक सेकेंड रुकिएगा, आँख में कुछ घुस जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कुड़ुख और माल्टो भाषा का संबंध किससे है? पहला है मुंडा भाषा परिवार, दूसरा है नागपुरी भाषा परिवार, तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, चौथा भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार से। ये जो कुड़ुख और माल्टो भाषा है इसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। अब कुड़ुख कौन जनजाति बोलते हैं? तो उरांव जनजाति के द्वारा जो है कुड़ुख भाषा बोली जाती है। माल्टो कौन बोलते हैं? तो माल्टो जो है आपकी सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है आपका क्या है? माल्टो भाषा बोली जाती है। और ये दोनों ही भाषा आपका क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। उरांव जनजाति क्या है? एक जनजाति है, लेकिन सौरिया जनजाति एक आदिम जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस नदी के घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है शंख, चौथा है गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बराकर नदी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बराकर नदी पर आपका क्या है? तो ये मैथन डैम और पंचेत डैम जो है आपका कहाँ बना हुआ है? बराकर डैम में बना हुआ है। अगर मैथन डैम की बात करेंगे तो ये बराकर नदी में है, और बराकर जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो दामोदर नदी की सहायक नदी आपका बराकर नदी है। इतना आपको याद रखना है। अब मैथन की बात की जाए तो मैथन डैम आपका धनबाद जिला में है, धनबाद जिला में है, और इसका निर्माण हुआ है आपका 1957 ईस्वी में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। और पंचेत डैम या पंचेत हाइडल पावर का निर्माण कब हुआ है? तो पंचेत का हुआ है 1959 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग दामोदर भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दामोदर की बात करेंगे तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 को बना है। अब दामोदर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दामोदर को हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। और दामोदर क्या है? झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी, साथ ही यह झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब लंबी कहने से तो नहीं चलेगा, कितनी लंबी है वो जानना होगा। तो यह जो है झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। कितना? 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो दामोदर नदी है इन्हें और क्या कहा जाता है? तो इन्हें बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। अब शोक मतलब दुख की बात है, तो किस बात का दुख है? तो दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण हम लोग दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। इतना याद रखना है। अब दामोदर नदी की अगर कुल लंबाई पूछ दिया जाए तो कुल लंबाई कितना है? तो वो भी हम आपको बता के ही छोड़ेंगे। तो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। कितना है? तो 592 किलोमीटर दामोदर नदी की कुल लंबाई है। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्या है? झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि आपका क्या है? बंगाल के खाड़ी में जो है स्वतंत्र रूप से गिरती है। एकमात्र नदी है तो महत्वपूर्ण है। तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाला झारखंड की एकमात्र नदी आपका स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची के नगड़ी गाँव से इसका उद्गम स्थल होता है।
ठीक है। अब इनकी जो है सहायक नदी कौन कौन है, तो संजय है, ठीक है, संजय नदी है, कारो नदी है, खरकई नदी है, क्या है आपका स्वर्णरेखा नदी की ही सहायक नदी है। अब ये नगरी से निकलता है, लेकिन जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जगह को रानी चुआ के नाम से जानते हैं। और यह एक पवित्र स्थल है, यहाँ पर लोग पूजा भी करने जाते हैं। चुआ मतलब कुआं का छोटा रूप। अब आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर क्या क्या है, तो स्वर्णरेखा पर जो है आपका हुंडरू जलप्रपात है, जो कि रांची जिला में है, और यह क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका पालना डैम बना हुआ है, ठीक है। वो पालना डैम कहाँ है, तो ये आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, आपका चांडिल डैम बना हुआ है, और ये भी कहाँ है, आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे आपका क्या है, तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो ये सब आपको स्वर्णरेखा नदी के बारे में जानना होगा। संघ नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो चैनपुर में है। और चैनपुर कहाँ है, तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। अब हम लोग बात करेंगे गंगा नदी का, तो झारखंड में एकमात्र एक ही जिला है, कौन सा, साहेबगंज। साहेबगंज एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किए गए थे। पहला है कोल्हान, दूसरा है पोराहाट, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है हजारीबाग। इसका सही सर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी, संथाल परगना क्षेत्र में यूल रूल 1856 लागू किए गए थे। आप सभी जानते हैं कि 1855-56 में क्या हुआ था, तो 1855-56 में जो है आपका संथाल विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। उसी दरमियान जो है यूल रूल जो है आपका संथाल परगना क्षेत्र में संथाल जनजातियों के लिए लगाया गया था। इतना आपको याद रखना है। संथाल परगना जिसका मुख्यालय क्या है, जिसका मुख्यालय दुमका है। तो इतना कम से कम आपको शॉर्ट में याद रखना है। संथाल विद्रोह के बारे में बता दें, नहीं आज उतना ही बोलते हैं, बहुत बोले हैं, कंटिन्यू बोले हैं। तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक तो करिए ही करिए, और कमेंट भर भर के कीजिए। साथ ही लगता है कि ये क्लास जो है और बाकी लोगों के लिए भी उपयोगी है, तो उन्हें शेयर कीजिए, अपने छोटे बड़े भाई बहनों सबको शेयर कीजिए। इतना कीजिएगा, क्लास हम हर हाल में 1% संभावना रहेगा तो जरूर लेकर आएंगे, शिद्दत से लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।